चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए स्पेशली आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में शुरुआत ही है अध्याय 21 से। 22, 23, 25 लास्ट है 31 तक। ठीक है, 31 तक है लास्ट, जो कि आधुनिक भारत से जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितने भी ब्रिटिश अलग हैं, गवर्नर कौन कौन बना था, वायसराय कौन था, वर्ल्ड हिस्ट्री इसी में सम्मिलित भी है, तो क्लियर कर देंगे। तो आधुनिक अगर भारत हम पढ़ेंगे उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री हम करेंगे, क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है आजकल। VVI है, कोई भी एग्ज़ाम जा रहे हैं दे रहे हैं, आप देखिएगा ज़रूर पूछेगा। गवर्नर से तो फिक्स है, ब्रिटिश से फिक्स है, और 1857 से ही फिक्स है। तो इस पर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और 21 से शुरू करेंगे। आपका वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उसका सेकंड पार्ट तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर, जिसका पहला टॉपिक ले रहे हैं 21 अध्याय यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए, तो 21 क्वेश्चन नंबर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? ये सवाल बहुत इजी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाए होंगे। 1498 में आया था। ठीक है, अब चलिए इस पर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा की जानकारी लेना है तो बहुत सिंपल है कि वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर जो है स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट कहाँ है? केरल में। केरल में था कालीकट। ठीक है, ये पूछता है कि कालीकट जो है, जो वास्को डी गामा उतरा था कालीकट में, वो कहाँ स्थित है? तो केरल में। ठीक है, याद रखिएगा। कब आया? तो 17 मई 1498 में, मतलब याद रखिएगा 1498 में आया। भारत के कौन से तट पे आया था? पश्चिमी तट पे आया था, याद रखिएगा। ये सवाल पूछता है और पूछेगा यह एक पुर्तगाली यात्री था। कौन पुर्तगाली यात्री था? तो वास्को डी गामा था। ये ज़रूर पूछता है। ठीक है, इनसे भारत यूरोप के बीच जो है उत्तमाशा अंतरद्वीप होते हुए एक नई समुद्र मार्ग की खोज की। तो देखिए, याद रखिएगा, वास्को डी गामा ने क्या किया? एक समुद्री मार्ग का खोज किया। उत्तमाशा जो अंतरद्वीप है वो जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तो ये पूछता है कि केप ऑफ गुड होप होते हुए नए समुद्र मार्ग की खोज कौन किया? तो ये वास्को डी गामा ने किया था। ये समझ गए? अब देखिए, ये सवाल पूछता है कि कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जो था जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो आगे सवाल तो बनता है कि कौन शासक था? हिंदू शासक था। कौन था हिंदू शासक? जमोरीन। जमोरीन था। कहाँ का जो है, कहाँ पे स्वागत किया था वास्को डी गामा को? कालीकट में। ठीक है, कालीकट में। तो कालीकट है कहाँ? केरल में। केरल में तो कालीकट है क्या? तो एक बंदरगाह है। क्लियर हो गए। जमोरीन क्या था? ये जो है वहाँ का शासक था, हिंदू शासक था कालीकट का। ठीक है, उसमें कालीकट के ही नाम से जानते थे। ठीक है, क्लियर हो गए। अब वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? तो समुद्री मार्ग की खोज की। तो कौन से मार्ग से आ रहा था, मतलब होते हुए कौन से रास्ते से आ रहा था? तो केप ऑफ गुड होप होते हुए नए समुद्री मार्ग का खोज किया। ठीक है, भारत के कौन से तट पर उतरा? पश्चिमी तट पर उतरा। बस यही सवाल, इससे ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का मुगल बादशाह कौन था पता है? इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होगी तो याद रखिएगा ये लंदन में बना था, और लंदन में बना था और गठन हुआ था। उस समय जो था मुगल जो शासक था भारत में, वो था अकबर। कौन था? अकबर था। बहुत लोग क्या है, जहांगीर टिक लगा देते हैं। जहांगीर जब ऑप्शन में अकबर ना हो तब जहांगीर टिक लगाते तो हम मानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मानते हैं कि 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी अकबर का, उसके बाद ये बन गया था। ठीक है, अगर भारत में बोलेगा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो रही थी तब जहांगीर को टिक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे आप अगर लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी उस समय गठन हो रहा था तो भारत में मुगल बादशाह अकबर था। देखिए, एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही 1600 की बात आएगी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापना हुई थी, लेकिन भारत में नहीं हुआ था। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि पहली बार कब बना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब 1600 लगाएंगे। लेकिन हम जब पढ़ा रहे थे रिमाइंडर बुक में, वो भारत का बात कर रहे थे।
तो भारत में पहली बार कब बना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सवाल था। तो 1600 में तो लंदन में ही बना था, तो 1600 में आके इंडिया में थोड़ी बन जाएगा, नहीं ना, तो चेंज रहता है टाइमिंग। उस समय जब ब्रिटेन में बन रहा था उस समय अकबर था मुगल बादशाह, आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद जब इंडिया में बना था तो जहांगीर का नाम आता है कि नहीं, आता है। लेकिन उस पर अलग बात करेंगे आगे, हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो अब से भूल जाइए कि अगर भारत में पूछेगा तो 1600 मत टिक लगाइएगा, कभी मत लगाइएगा। तो आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो कब हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? तो 31 दिसंबर 1600 में। कहाँ हुआ? लंदन में। उस समय इंग्लैंड की कौन थी महारानी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्हीं के समय में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में, जो कि 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। चलिए ये जान गए, और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चलिए और जानकारी क्या है कि इसे शाही चार्ट द्वारा, किसके चार्ट द्वारा तैयार किया गया है? मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई गई थी, कोई चार्ट तो होगा, तो शाही चार्ट द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया। तो एक अधिकार जो प्रदान किया गया वो 15 वर्षों के लिए हुआ था। 15 वर्षों के लिए कौन से चार्ट द्वारा? तो शाही चार्ट द्वारा, ठीक है। और पूर्वी देशों से व्यापार करने की बात हो रही है, और पूर्वी देश पे व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था ये कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बात करते हैं इसका आरंभिक उद्देश्य। आरंभिक मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कोई तो उद्देश्य होगा। अगर व्यापार का उद्देश्य था तो उद्देश्य तो होगा। हाँ, उद्देश्य है, लक्ष्य था, आरंभिक कहिए, प्रारंभिक कहिए। उद्देश्य जो था भारतीय भूभाग पर अधिकार करना नहीं। सोचिए कितना बड़ा धोखा करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि आया था कि मैं भारत पे भूभाग पर अधिकार नहीं करेंगे, बल्कि व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करने आया था, व्यापार करने आया था, बाद में कब्जा कर लेता है। चलिए वो तो बात आगे पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था। क्यों था? क्योंकि उसका डेट याद रखिएगा, 1556 से लेके 1605 तक जो है अकबर का शासन था, और उसी समय 1600 में ही बना था। कहाँ? लंदन में बना था। तो भारत का कौन शासक होगा? मोहम्मद जो है, सॉरी, अकबर होगा बादशाह। हाँ, और 1605 के बाद तुरंत बन गया था जहांगीर, इसका पुत्र बन गया था। तो याद रखिएगा, तो 1600 में जब बना था उस समय मुगल बादशाह हमारा अकबर था। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलिए। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बता सकते हैं भारत में अगर पुर्तगाली शक्ति का अगर वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे, वास्तविक मतलब मूल्य संस्थापक किसे माना जाता है, तो हम मानते हैं ऑप्शन नंबर बी, अलबुकर्क को। अलबुकर्क। अब अलबुकर्क के बारे में चलिए जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। बहुत बार ये पूछता है, भारत में अगर पुर्तगाली शक्ति का अगर वास्तविक संस्थापक माना जाए तो वास्को डी गामा नहीं है, क्योंकि शक्ति की बात हो रही है, स्थापना की बात हो रही है कि पुर्तगाल को अपना भारत में फैलाया था व्यापार के मामले में, ठीक है। तो वो था अलबुकर्क, मतलब शासन के कहिए, शासन कहिए करने की पॉइंट ऑफ व्यू से। वास्को डी गामा तो एक समुद्र मार्ग का खोज किया, वास्को ये भारत पहुंचा था, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। तो देखिए इसका पूरा नाम अलबुकर्क का क्या है? अल्फांसो डी अलबुकर्क है। तो आपसे ये भी पूछता है कि अलबुकर्क का पूरा नाम बताएंगे, तो अल्फांसो डी अलबुकर्क, ठीक है। इसका शासन समय अगर पूछे, टाइम पूछे, तो 1509 से 1515 ईस्वी तक था। किसका? अल्फांसो डी अलबुकर्क का। ये कौन था? पुर्तगाली एक था, पुर्तगाली शासक था, ये जान लीजिए, पुर्तगाल का रहने वाला था। आगे पढ़ते हैं। अल्फांसो डी अलबुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हाँ, भारत में अगर बात करें पुर्तगाली अगर शक्ति बढ़ाने की बात हो या वास्तविक स्थापना या संस्थापक के रूप में अगर देखा जाए तो अलबुकर्क ही था, ठीक है, जो कि भारत पे ये सत्ता बढ़ाया था अपना, पुर्तगाली लोग अपना फैलाए थे, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शासन शुरू कर दिया था एक तरह से, ठीक है, ये मानते हैं।
आगे सवाल है, इसने कौन, अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बीजापुर के जो आदिल शाही सुल्तान था उससे 1510 में गोवा को जीत लिया। कौन जीत लिया? पुर्तगाली जो संस्थापक है, कौन वास्तविक संस्थापक? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया कि गोवा को जीत लिया था। कब जीता था? 1510 में। किससे? कौन सुल्तान था उस समय जिससे छीना? तो आदिल शाही सुल्तान से। ठीक है, याद रखिएगा, बीजापुर का आदिल शाही सुल्तान था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब चलिए, इस विजय के पश्चात, मतलब जो ये विजय जीत गया था, गोवा को जीत लिया था, इसके पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व एवं पुर्तगाली राज्य स्थापित हुआ। सोचिए, मतलब इस विजय के पश्चात, मतलब जब ये गोवा का विजय हो गया था उसके पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व था। सोचिए, नौसेना का प्रभुत्व हो चुका था पुर्तगाली का, एवं पुर्तगाली राज्य स्थापित हुआ, पुर्तगाली राज्य भी स्थापित हो गया। ठीक है, अब देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ये भी सवाल पूछता है। आप जानते हैं वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो अल्बुकर्क को टिक लगाते हैं, लेकिन अगर प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल पूछे, मतलब गवर्नर पूछे, तो हम बताएंगे भारत कब बना था कौन पुर्तगाली, तो ये बना था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। चलिए एक मिनट बढ़िया से कर देता हूँ। हाँ, चौथे प्रश्न को ध्यान दीजिए। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनें। तो देखिए, सूची 1 एक तरफ यात्री लोग हैं और एक तरफ सूची मतलब देश है। कौन से यात्री किस देश से संबंधित है, यही सवाल पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले तो वास्को डी गामा को देखिए। तो वास्को डी गामा को आप देखे होंगे, तो वास्को डी गामा को जैसे ही देखिएगा तो वो आपको याद आ गया पुर्तगाल से। क्लियर हो गए? मतलब इसमें आंसर क्या होगा? ए का 2 होना चाहिए। तो ए का 2 तो इसी में है, तो मतलब बी ही तो आंसर होगा, और कोई तो आंसर दिख नहीं रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये हो गए 2। अब ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए और मिला देते हैं। अब कोलंबस की बात करें तो कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था, ये जान गए। ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक जो था वो बताइए कहाँ से था? तो कैप्टन जेम्स कुक आएगा आपका चौथे नंबर, ब्रिटेन से था। और तस्मान जो था वो था हमारा ऑकलैंड का था। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। चलिए क्लियर हो गए। अब इसके बारे में डिटेल लेते हैं। तो चलिए डिटेल जानते हैं। थोड़े से जूम कर लेता हूँ, जूम। चलिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन का डिटेल हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कैप्टन जेम्स कुक का नाम सुने, जो कि कहाँ के हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। किसकी खोज की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ठीक है, ये जान लीजिए। एवं तस्मान जो है, याद रखिएगा, ऑकलैंड का है। तस्मान जो है ऑकलैंड का है, यात्री है, जो कि किसकी खोज किया? न्यूजीलैंड का खोज किया, ये जान लीजिए। वास्को डी गामा पुर्तगाल का है, जो कि समुद्री जो है मार्ग का खोज किया, समुद्री यात्रा किया था, याद रखिएगा, जो कि भारत के कालीकट पर पहुंचा था। याद रखिए, ज़्यादातर इसका आंसर होता है समुद्री यात्री था, जो कि नए समुद्र मार्ग का खोज किया था, और वही समुद्र मार्ग खोजते हुए जो है आपको भारत के कालीकट पे पहुंचा था। आप अच्छे से जानते हैं। और कौन से मार्ग से आया था तो बता सकते हैं? तो हम बताते केप ऑफ गुड होप के नए मार्ग से आया था। ठीक है, ये आप जानते हैं। कोलंबस की बात करते हैं तो कोलंबस स्पेन का निवासी था, और इसने पता है अमेरिका का खोज किया था, और अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशवाद की नींव भी रखी थी। कौन? कोलंबस ने ही। तो कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का रहने वाला था। स्पेन का रहने वाला था, अमेरिका का खोज किया, और अमेरिका का खोज किया तो अमेरिका में क्या किया था? स्पेनिश उपनिवेशवाद की नींव भी रखी थी। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। 5वां प्रश्न है कि मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फरूक शियार ऐसे बोलते हैं, शियार बोला जाता है, से शाही फरमान प्राप्त किया? कौन किया? तो ऑप्शन नंबर डी, जॉन सर्वन किया था। जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। इसे देखिए, फरूक ऐसे बोला जाता है,
सियार बोला जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे फर्रुख सियार ने फर्रुख सियार से शाही जो है फरमान प्राप्त कर लिया था। कौन प्राप्त किया था? जॉन सरमन ने प्राप्त कर लिया था। ये सवाल पूछता है। चलिए इस पर थोड़ी डिटेल की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखें, जॉन सरमन। अब जॉन सरमन है, चले तो जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता की दिल्ली में मुगल शासक फर्रुख सियार के दरबार में एक दूत मंडल भेजा गया। देखिए जॉन सरमन के नेतृत्व में, जॉन किसके नेतृत्व में? जॉन सरमन के नेतृत्व में। कब नेतृत्व में? 1715 ईस्वी में। कलकत्ता से, कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली में क्या है? मुगल शासक फर्रुख सियार के दरबार में एक दूत मंडल भेजा गया। दूत मंडल मतलब राजदूत को बोला जाता था, मतलब दूत मंडल भेजा गया, ठीक है। दूत मंडल में, सॉरी, इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफन, कौन? एडवर्ड स्टीफन, विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा सेहूद नामक एक आर्मीनियाई द्विभाषीय शामिल था। कौन था? आर्मीनियाई द्विभाषीय, जो है द्विभाषीय, दो भाषा में बात करने वाला, मतलब इधर से इधर बात करने वाला द्विभाषीय शामिल था। चिकित्सक हैमिल्टन ने फर्रुख सियार को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। किससे? गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह फर्रुख सियार ने एक शाही फरमान जारी किया। सोच रहे हैं, मतलब इलाज क्या किया कि मतलब फरमान जारी कर दिया और यही सबसे बड़ा काल शुरू कर दिया। तो चलिए फिर से जान लेते हैं। आप इतना तो जान गए, अब सवाल कैसे बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जॉन सरमन के नेतृत्व में कब? 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में, जो है दिल्ली में मुगल शासक कौन? फर्रुख सियार के दरबार में क्या भेजा गया? दूत मंडल भेजा गया। तो दूत मंडल भेजा गया किसके मतलब किसके शासनकाल में? तो ये फर्रुख सियार के शासनकाल में, और इसके दरबार में ही भेजा गया। और ये कहाँ से कहाँ भेजा गया? तो कलकत्ता से दिल्ली में भेजा गया। दिल्ली में कौन बैठा हुआ था? फर्रुख सियार, मुगल शासक था। तो वहाँ क्या भेजा गया? दूत मंडल। कौन भेजा? जॉन सरमन के नेतृत्व में। कब भेजा गया? 1715 में, 15 ईस्वी में, ठीक है। ये आप जान गए। अब इस दूत मंडल में कौन कौन था? नाम बताइए। तो एडवर्ड स्टीफन और विलियम हैमिल्टन। पूछता है कि कौन कौन दूत भेजे गए, दूत मंडल भेजे गए फर्रुख सियार के दरबार में? तो एडवर्ड स्टीफन और विलियम हैमिल्टन नामक जो है कौन थे? चिकित्सक, मतलब डॉक्टर भेजे गए, ठीक है। और एक और भेजा गया, कौन? ख्वाजा सेहूद नामक एक आर्मीनियाई जो है द्विभाषीय शामिल था। तो ख्वाजा सेहूद जो था ये दो भाषीय था, आर्मीनियाई था। ये द्विभाषीय मतलब इधर की मतलब हैमिल्टन मान लीजिए डॉक्टर जो है अंग्रेजी में बोलेगा तो वो उनकी भाषा को डब करेगा, और क्या, उसी को द्विभाषीय कहते हैं। तो कौन था? ख्वाजा सेहूद था। अब चिकित्सा जो हैमिल्टन है, चिकित्सक जो डॉक्टर हैमिल्टन है ने फर्रुख सियार को एक गंभीर रोग मतलब डिजीज से मुक्ति दिला दिया, मतलब मुक्त कर दिया, मतलब अच्छे से ठीक कर दिया। कौन? फर्रुख सियार को। कौन किया? तो डॉक्टर हैमिल्टन ने, ठीक है। दो डॉक्टर थे, एडवर्ड स्टीफन और विलियम हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने ये जो फर्रुख सियार को क्या किया? इस रोग से मुक्ति दिला दी, जिससे प्रसन्न होकर, कौन प्रसन्न हुआ था? फर्रुख सियार प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह फर्रुख सियार ने एक शाही फरमान जारी कर दिया था। बस ये सवाल बहुत बार पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती नारा क्या था? आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं, व्यापार। सोचिए ये नारा जो था कितना पलटता है। पहले भूभाग नहीं था, व्यापार था, और क्या कर लास्ट में क्या हुआ? व्यापार तो है ही, भूभाग भी है। सोच रहे हैं, ये मैं फन के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि सही बाद में तो कब्जा ही कर लेता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो क्या था? नारा तो था कि भूभाग नहीं चाहिए मुझे, हमें तो व्यापार चाहिए, हमें व्यापार करना है। सोचिए यही तो सबसे बड़ा धोखा होता है। छठा प्रश्न का चलिए डिटेल जानते हैं। डिटेल क्या है देखिए, सी इसका आंसर तो था, इसका मतलब समझ जाइए, भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का ये आरंभिक नारा या स्लोगन कहिए था। जैसे मेरा स्लोगन क्या था? आप नहीं तो हम नहीं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं,
उसी तरह इन लोग का भी नारा था भूभाग नहीं व्यापार नहीं। तो ये जानते हैं भूभाग नहीं है व्यापार नहीं, ये नारा तो दिया था कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये नारा माना जाता है, लेकिन बाद में क्या करता है? व्यापार भी करता है और भूभाग भी छीन लेता है। और ये हम लोग की ही गलती है, भारत वालों की गलती है, भारत के शासक जो थे उनकी गलती है। लेकिन चलिए इस पे क्या इतिहास की बातें करें, आगे पढ़ते हैं, इस पे विवाद होते रहता है इतिहास में। तो देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया था। अब क्लियर हो गए आप लोग? बहुत लोग रिमाइंडर बुक में जो मैंने बताया था कि 1615 और 1600, देखिए 1613, ठीक है, ये दो डेट जो है थोड़ा कंफ्यूज करता है भारत में, ठीक है, लेकिन हुआ था जहांगीर के समय। तो आप अब से ध्यान रखिएगा कि 1615 ना 1613 ईस्वी में, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में, जो कि शासक कौन था? जहांगीर के शासक, जहांगीर के शासनकाल में। और कहाँ हुआ था? सूरत में स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा। तो आप जो हमेशा बोलते रहते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उस समय जब 1600 की स्थापना हो रही थी, 1600 में स्थापना हो रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो भारत का अकबर था। कौन था? अकबर। भारत में अकबर शासक था, ये आप जानते हैं। लेकिन 1600 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, वो बनी थी लंदन में। कहाँ बनी थी? लंदन में, जो कि हम पढ़ चुके थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय बना था, उनकी आदेश पे कहिए, उनके समय में बना था, समझ गए? वो भी 31 दिसंबर, याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 में, समझ गए? पढ़े थे ना? पढ़े थे। तो अब से आप भूल जाइए कि आप भारत में जो पढ़ते आ रहे हैं 1600, वो गलत पढ़ते आ रहे थे। 1613 में भारत में बना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासनकाल में। अब तो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। चलिए आपको हम दिखा देते हैं जो हम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? चलिए दिखा देते हैं, जो हम लोग क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए, देख रहे हैं, ये 31 दिसंबर 1600 में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था। क्लियर हो गए? अब से कंफ्यूज मत करिएगा। उस समय कौन था भारत का शासक? अकबर। लेकिन लंदन में यह स्थापना हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में, भारत में नहीं। और ये बहुत लोग मुझे कमेंट करके, मुझे बहुत लोग सुनाए भी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग कमेंट किए हैं कि सर आप गलत बता रहे हो। गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, क्यों बताऊँगा? नई कार्ड में ऑफलाइन में अच्छे से दे रहा है, तो आप लोग को क्यों चीट करेगा भाई? आप लोग को भी अच्छे से ही देगा। मैं किसी को चीट नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता। मैं जो है वही क्वेश्चन पे डिटेल करता हूँ, उसी पे चर्चा करता हूँ। चलिए, अगर मेरी बात से हट होते हैं तो क्षमा चाहेंगे, मैं किसी को हट नहीं करना चाहता। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना कब खोला? 1613 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। कहाँ खोला? सूरत में स्थापित किया। तो सवाल ये पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो है अपना कंपनी खोला, कब खोला? तो 1613 में। कहाँ खोला? सूरत में। सूरत में खोला तो उस समय शासक कौन था? मतलब शासक कौन था? जहांगीर था, मुगल शासक जहांगीर था। देखिए, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोला 1633 में। ठीक है, पूर्वी भारत में पहला व्यापारिक कारखाना खोला 1633 में। पूर्वी भारत मतलब उड़ीसा के बालाशोर या बालेश्वर बोला जाता है, ठीक है, नामक स्थान पर स्थापित किया। ठीक है, कब खोला गया? 1633 में। 1633 में पहला व्यापारिक कारखाना पूर्वी भारत में। अब पूर्वी भारत मतलब उड़ीसा में, उड़ीसा के बालाशोर नामक स्थान पर खोला गया। अब सवाल करते हैं कि दक्षिण भारत में पहला कारखाना कब खोला गया? तो 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में नामक स्थान पर खोला गया। अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया था। अस्थायी तौर पर स्थापित किया था, स्थायी ये नहीं था, अस्थायी तौर पर किया गया था, ये जान लीजिएगा। तो मुसलीपट्टनम में खोला गया। कब खोला गया? 1611 में। मुसलीपट्टनम किधर पड़ता है? दक्षिण भारत में। ये पहला कारखाना है। तो पूछता है कि दक्षिण भारत का पहला कारखाना 1611 ईस्वी में कहाँ खोला गया? तो मुसलीपट्टनम में खोला गया था। ये अस्थायी तौर पर जो है स्थापित किया गया था, अस्थायी रूप से, कभी भी हटा सकते हैं। तो चलिए, ये खत्म हो गए। तो सब जो जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है ये तो क्लियर हो गया।
सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि 1613 में भारत में जो है पहला कारखाना, व्यापारिक कारखाना खुला था, जहांगीर के शासनकाल में खुला था। कहाँ खुला था? सूरत में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहला व्यापारिक कारखाना खोला। कहाँ? पूर्वी मतलब उड़ीसा क्षेत्र में। उड़ीसा के कौन से? बालसोर में। बालसोर मतलब बालेश्वर के स्थान पे। कब खोला था? 1633 में। दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो दक्षिण भारत का पहला कारखाना 1611 ईस्वी में कहाँ खुला? तो मछलीपट्टनम में खुला। ये कैसा कारखाना था? अस्थायी तौर पर खोला गया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा। विलियम हॉकिंस, हॉकिंस ऐसे बोला जाता है, ठीक है, हॉकी, किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? मतलब आया था, तो ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के समय में आया था। और कौन आया था? विलियम हॉकिंस। तो यही पूछता है कि जो विलियम हॉकिंस है वो बताइए किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के समय में आया था। चलिए इस पर जानकारी लेते हैं। तो जानकारी क्या है कि 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, मतलब विलियम हॉकी बोला जाता है, हॉकिंस, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम, ठीक है, ब्रिटेन के जो सम्राट हैं वो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। मतलब भारत आया था, हॉकिंस आया था। वे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पतनों, पतन मतलब बंदरगाह, मतलब पोर्ट, बंदरगाह कहिए, पोर्ट कहिए, में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे, मतलब आया था। ये तो आप जान गए। तो सवाल इसमें आगे इतना सवाल क्या क्या बन सकता है हम ये जानते हैं। 1608 ईस्वी में कौन आया था? विलियम हॉकिंस। कहाँ आया था? तो भारत में आया था। भारत में आया था किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। क्यों आया था? तो पतनों पर जो है व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने, मतलब पतन बंदरगाह पोर्ट पर। अब किसका राजदूत बन के आया था? ब्रिटेन सम्राट के जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में वो भारत आया था। कौन? विलियम हॉकिंस। ठीक है, इतना सवाल बनेगा। क्लियर हो गए? हॉकिंस जो थे, विलियम हॉकिंस जो था, से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान किया। अभी इस सवाल में क्या क्वेश्चन बन सकता है ये आगे समझते हैं। आगे तो मैंने तो ऐसे ही पढ़ लिया, ढोंग जैसे पढ़ दिया। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। तो हॉकिंस जो है, विलियम हॉकिंस जो है, विलियम हॉकिंस से प्रसन्न मतलब खुश होकर जहांगीर ने क्या किया? 400 का मनसब, याद रखेंगे, तथा जागीर प्रदान किया। सोचिए कितना प्रदान कर दिया? 400 का मनसब और तथा जागीर प्रदान कर दिया था। कौन? जहांगीर। जहांगीर किसको प्रदान कर दिया? तो हॉकिंस से। क्यों? खुश होकर। ठीक है, ये आप जान गए। अब देखिए ये सवाल तो आप जान गए कि 400 का मनसब और जागीर प्रदान कर दिया था। ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था। समझ गए? मतलब 400 का मनसब और तथा जागीर प्रदान करने वाला ये ब्रिटेन का पहला ऐसा व्यक्ति था। कौन? और जागीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की थी। और ये सवाल पूछता है कि विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि मिली थी? तो इंग्लिश खां की उपाधि मिली थी। कौन दिया था? तो जहांगीर। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? बताएंगे किसे माना जाता है? बता सकते हैं तो बताइए। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, क्या नाम है इसका? कोलवर्ट। क्या नाम है? कोलवर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, कोलवर्ट। अब चलिए इस पर डिटेल लेते हैं और जानकारी लेते हैं। कोलवर्ट जो है वो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांसीसी कंपनी का जो मैंने सवाल पूछता था, हमेशा पूछा है मैंने, तो उसका यर्स पूछा था, उसका संस्थापक मैंने नहीं पूछा था। इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था। जो पढ़ाता हूँ वही कम्युनिटी पोस्ट में भी करता हूँ, वही आपको टेलीग्राम में भी पूछा जाता है, जो कि 9 बजे चलता है प्रैक्टिस सेट। ज्वाइन कर सकते हैं, जितना हो सके करिए। तो याद रखिएगा, कोलवर्ट जो है वो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। और 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, क्या लुई 14वां बोला जाता है, लुई 14वें के मंत्री कोवर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटल लेश कहा गया। मतलब कंपनी देश इन देश ओरिएंटल लेश कहा गया। बता देते हैं और पढ़ लेते हैं। फ्रैंको कैरो
के प्रयास से सूरत में 1668 मतलब 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ। कहाँ? सूरत में। कब हुआ? 1668 में। अब चलिए इससे सवाल क्या बन सकते हैं, किस तरह के सवाल बनते हैं हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल बनता है कि कोलवर्ट जो है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक है। कहाँ जो है स्थापना किया? भारत में। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। उसका संस्थापक कौन था? कोलवर्ट था। तो कब किया स्थापना? तो 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री जो कोलवर्ट था, मंत्री क्या था? मंत्री कौन था? कोलवर्ट। मंत्री किसका था? लुई 14वां का मंत्री था ये कोलवर्ट, जो कि फ्रांस कंपनी का संस्थापक माना जाता है, जो कि 1664 में किया था स्थापना भारत में। ठीक है, ये आप जान गए। अब देखिए कोलवर्ट के प्रयास से जो है फ्रेंच यहाँ पे बोलते हैं, फ्रेंच बोल दिया मैंने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस कहा गया। तो इस कंपनी का देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे बोला गया कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस कहा गया। किसको कहा गया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ये आप जान गए। अब ये सवाल है कि फ्रैंको कैरो बोला जाता है, फ्रैंको कैरो के प्रयास से सूरत में 1668 में इसमें प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र खोला गया, स्थापित किया गया। तो किसकी मदद से सूरत में खोला गया? तो फ्रैंको कैरी की मदद से। क्या खोला गया? व्यापारिक केंद्र खोला गया, फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र खोला गया। तो कब? 1668 में, मतलब 1668 में। 9वां प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? बताएंगे? बता सकते हैं तो हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। मतलब अंग्रेज द्वारा क्या हुआ? फ्रांसीसी जो जहाज था उसका अधिग्रहण मतलब ग्रहण कर लिया, कब्जा कर लिया। तो यही कारण था, इसलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। कब हुआ, किस तरह हुआ, चलिए जानकारी लेते हैं आपके हिसाब से। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध का डेट अगर आप आपसे पूछता है तो 1746 से 1748 बताइएगा। तो 1746 से लेके 1748 तक याद रखिएगा। ये सवाल पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ? तो 1746 से 1748 तक हुआ था, 2 वर्ष हुए थे। अब ये तो जान गए कि कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, आपको याद रखिएगा कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हम आज तक सुनते आए हैं, एक और नाम से जाना जाता है, सेंट टोमे के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था ये? 46 से 48, मतलब 1746 से 48 में हुआ था। ठीक है, ये आप जान गए। इस युद्ध में मतलब कौन सा युद्ध? प्रथम कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध के होने का तात्कालिक कारण कुछ फ्रांसीसी जहाजों का एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वर्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था। मतलब एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसका नाम कैप्टन वर्नेट नाम है। वो क्या किया था? फ्रांसीसी जहाजों को कब्जा कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था, पकड़ लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, ये जान गए। कैप्टन जो है, कैप्टन याद रखिएगा, कैप्टन पैराडाइज नाम ही है, कैप्टन पैराडाइज याद रखिए, के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। किसे पराजित किया? नवाब को पराजित कर दिया था। सेंट टोमे नामक स्थान पे, अडियार नदी पर स्थित है सेंट टोमे, उस स्थान पे नवाब को पराजित किया था। कौन? फ्रांसीसी सेनानी, याद रखिएगा। अब फ्रांसीसी सेना के कप्तान जो है, जो नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम है कैप्टन जो है पैराडाइज। ठीक है, ये आप जान लीजिए। इसमें और क्या डिटेल है कि यह युद्ध जो है एक्सला शापेल बोला जाता है, एक्सला शापेल की संधि से समाप्त हुआ था। तो कब हुआ था? 1748 में समाप्त हुआ था, क्योंकि 46 से 48 चला था, तो 48 में समाप्त हो गया। तो कौन सा ऐसा संधि तो हुआ होगा कुछ,
कहाँ हुआ है? उस संधि का नाम है एक्सला-शापेल। एक्सला-शापेल की संधि से क्या हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, जिसे सेंट टोमे का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न क्या है कि डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया? फ्रांस का पढ़ लिए, ब्रिटेन का पढ़ लिए, अब डच को भी पढ़ना है, आगे भी और पढ़ेंगे। तो डचों ने बंगाल में, कहाँ? बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, पिपली। पिपली जो है कारखाना स्थापित किया था, कौन? डच ने। कहाँ? बंगाल में। अब चलिए इस पर थोड़े डिटेल से बात करते हैं। तो देखिएगा, सन 1627 मतलब 1627 में, मतलब 1627 में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित हुई। तो बंगाल में जो है, बंगाल में कहाँ हुई? पिपली में। क्या हुई? प्रथम कंपनी स्थापित हुई। किसका? डच का। याद रखिएगा। कब हुआ? 1627 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब डचों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करना, मतलब आइसलैंड से व्यापार करना। तो डचों का क्या सोच था कि डचों का जो उद्देश्य था कि हम भाई दक्षिण पूर्वी जो एशिया क्षेत्र है वहाँ से, वहाँ के जो द्वीप हैं वहाँ से हम व्यापार करें। ठीक है, ये डचों का सोच था। और डचों का सोच था तो डचों ने बंगाल में, याद रखिएगा, पिपली जगह पे एक प्रथम कंपनी खोला था सन 1653 में, मतलब 1653 में चिंसूरा ये भी बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चिंसूरा बंगाल में ही पड़ता है, पिपली भी बंगाल में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1653 में चिंसूरा जो कि बंगाल में, वो डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार में विस्तार हुआ। डचों का व्यापार विस्तार हो गया था बंगाल में। याद रखें, यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग, मतलब फोर्ट जिसको कहते हैं दुर्ग, ठीक है, कौन सा दुर्ग है? तो गुस्ताव बुश फोर्ट के नाम से जाना जाता है, या गुस्ताव बुश पे दुर्ग भी बोल सकते हैं, यहाँ पे फोर्ट दे दिया है, के नाम से जाना जाता है। तो डचों के द्वारा एक निर्मित हुआ था दुर्ग जो कि फोर्ट बोलते हैं। कौन सा निर्मित हुआ था फोर्ट? तो वो था गुस्ताव बुश फोर्ट निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। अब सवाल कैसे बनते हैं ये ध्यान रखिएगा। सन 1627 में डचों ने क्या किया? बंगाल में प्रथम कंपनी खोली, पिपली नामक जगह पे खोल दी, स्थापित कर दी। याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? डच का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों से एक तरह से व्यापार करना था। ठीक है, ये डचों का सोच था। अब 1653 में क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे और भी सवाल पूछता है कि 1653 में चिंसूरा जो है बंगाल में ही पड़ता है, चिंसूरा से, या चिंसूरा में कहिए, डचों द्वारा व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। तो व्यापारिक कंपनी की स्थापना जो है चिंसूरा में किया गया, जो कि बंगाल में पड़ता है। 1653 में किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये व्यापारिक जो कंपनी खोली गई थी वो 1653 में खोली थी और डचों द्वारा खोली गई थी। बस इतना जान लीजिए। जिसके पश्चात जो है बंगाल में डचों का जो है व्यापारिक विस्तार होते गया। ठीक है, यहाँ पर डचों द्वारा एक दुर्ग का निर्मित है, उस दुर्ग का नाम है गुस्ताव बुश फोर्ट के नाम से जानते हैं। फोर्ट किसको बोला जाता है? दुर्ग को ही फोर्ट बोला जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए 11वां प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? कौन सी वस्तु नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है चाय जो है नहीं थी। मतलब 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? यूरोप को निर्यात किया जाता था तो कौन सी वस्तु नहीं थी? तो चाय जो थी नहीं थी, मसाले थे, सूती वस्त्र थे, नील थे, ये सब थे, लेकिन चाय नहीं था जो कि निर्यात किया जाता था। अब चलिए इस पर थोड़े जल्दी खत्म करेंगे। तो देखिए 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। चाय को मतलब निर्यात नहीं किया जाता था, ये जान लीजिए। 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, मसाले का होता था, सूती वस्त्र का होता था और नील का होता था 17वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा यूरोपों को निर्यात किया जाता था, मतलब किए जाने वाली एक प्रमुख वस्तु कहिए या किया जाता था। मसाला किया जाता था, तो सूती वस्त्र और नील किया जाता था, लेकिन चाय निर्यात नहीं करते थे। याद रखिएगा। अब नील की खेती जो है अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई थी।
तो नील की खेती किसके द्वारा शुरू की गई? अंग्रेजों द्वारा, मतलब ब्रिटेन द्वारा। ये प्राथमिक व्यापारिक कार्य था, मतलब ये प्रथम व्यापारिक कार्य था, सिर्फ अंग्रेजों द्वारा जो शुरू की गई थी नील की खेती के लिए, बस इतना जान लीजिएगा, प्रथम व्यापारिक कार्य था। 12वां प्रश्न क्या है कि भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? मतलब फ्रांसीसी का जो है अंत किस युद्ध से हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, बांडी वाशी का युद्ध से हुआ था। इसके बारे में जानते हैं, क्या जानकारी मिलता है? तो देखिए 22 जनवरी 1760 में बांडी भाषा का युद्ध में, याद रखिए बांडी भाषा का युद्ध कब हुआ, आगे डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1760 याद रखेंगे। तो बांडी भाषा के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। तो अंग्रेज ने किसको हराया? फ्रांसीसी को हराया, फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। कौन सा युद्ध हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो हुआ था उस युद्ध का नाम क्या था? बांडी भाषा युद्ध। कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 में हुआ था। कौन हारा? तो ये फ्रांसीसी हार गए, आप जान गए। इससे जो है फ्रांसीसियों जो थे, फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। मतलब समझिए कि बांडी भाषा का युद्ध जो है फ्रांस के लिए एक काल था, ये अंत था, और इसके बाद जो है भारत में इसका प्रभाव खत्म हो गया, फ्रांसीसियों का खत्म हो गया। ठीक है, इस युद्ध में ब्रिटेन सेना का नेतृत्व जो है आयरकुट तथा फ्रांस सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। तो ये सवाल पूछता है, क्या पूछता है? देखिए ब्रिटिश की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो आयरकुट कर रहा था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो काउंट डी लाली कर रहा था, जो कि किस युद्ध में था? तो बांडी भाषा के युद्ध में था। बांडी भाषा के युद्ध किसके बीच हुई? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। कौन जीता? तो अंग्रेज जीते, फ्रांसीसी हार गए। कब हुआ था बांडी भाषा के युद्ध? 22 जनवरी 1760 में। तो देखिए 17 फरवरी याद रखिएगा, उससे पहले और सवाल बनना था कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकुट कर रहा था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी ली कर रहे थे, ये जान गए। अब देखिए 17 फरवरी 1763 में, मतलब 17 फरवरी 1763 में पेरिस की जो है संधि के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। संधि हुई थी 17 फरवरी को 1763 में, तो एक पेरिस की संधि हुई जिसके साथ जो है सप्तवर्षीय जो युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। कौन युद्ध समाप्त हो गया? सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। कब हुआ? 17 फरवरी 1763 में, ये जान लीजिएगा। कौन से संधि के तहत समाप्त किया गया? तो पेरिस की संधि के तहत जो है समाप्त कर दिया गया। अब देखिए जिसके परिणाम स्वरूप लाली मतलब काउंट डी लाली, जो कि फ्रांस का नेतृत्व कर रहा था, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसी का शॉर्ट फॉर्म है लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो फ्रांसीसी का जो है काउंट डी लाली जो है उसको आत्मसमर्पण करना पड़ गया। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है समाप्त हो गया, मतलब तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को भी समाप्त हो गया था। 13वां प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ था, बताइएगा। तो भारत में अगर पुर्तगाली जो उपनिवेश थे उसका प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी अल्मीडा था। आप जानते हैं प्रथम वायसराय बोले या प्रथम गवर्नर जनरल पूछे या गवर्नर बोले, पुर्तगाली उपनिवेश का जो है प्रथम गवर्नर पूछे तो डी अल्मीडा है, जो कि गवर्नर बोल सकते हैं, यहाँ पे वायसराय दिया हुआ है, बस इतना ही अंतर है। अब चलिए इस पर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, डिटेल ले लेते हैं। तो डिटेल में देखिए भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय या गवर्नर कहिए कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम है, जो कि हम अल्मीडा यहाँ पे टिक लगाए। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने, इसका नाम मैनुअल प्रथम ने मार्च 1505 में जो है मुअर्स के खिलाफ युद्ध में उपलब्धि के कारण उसे वायसराय नियुक्त किया था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था, समुद्र मार्ग का खोज किया था। अब देखिए इसमें सवाल क्या बनेगा? तो देखिए आगे तो उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाल का जो है भारत में जो पुर्तगाली जो थे उपनिवेश का प्रथम वायसराय किसे माना जाता है या गवर्नर किसे माना जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जाता है। पुर्तगाली राजा कौन था? मैनुअल प्रथम था। अब मैनुअल प्रथम ने क्या किया? मार्च 1505 में क्या किया? मुअर्स ठीक है के खिलाफ जो है युद्ध में उपलब्धि के कारण, मुअर्स के खिलाफ जो है युद्ध में उपलब्धि के कारण उसे वायसराय बनाया था। किसको?
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। एक खिलाफ आंदोलन हुआ था, मोर्स के खिलाफ एक विरोध हुआ था, उस युद्ध में ये जो है अल्मीडा जो है भूमिका निभा था और इसी के कारण जो है इसमें अच्छा भूमिका निभाने के कारण उसे वायसराय नियुक्त किया गया था। और 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? कौन सा नहीं है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा कौन पुर्तगाल देश का नहीं है, बताएंगे कौन यात्री जो है भारत में आने वाला नहीं है। तो ये पीटर मुंडी जो है ये आपका पुर्तगाली यात्री नहीं है, नहीं तो ये सब बारबोसा जो है, डोमिंगो पायस जो है या फरनाओ नूनीज नाम है, ये सब जो है पुर्तगाली यात्री हैं। बस इतना ध्यान रखें, पीटर मुंडी जो है आपका जो है पुर्तगाली यात्री नहीं है। तो याद रखेंगे इनमें से भारत आने वाली यात्रियों में पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं था, ये जान गए। यह पीटर मुंडी जो था एक ब्रिटिश व्यापारी मुगल बादशाह शाहजहां के समय में भारत आया था। तो देखिए शाहजहां के समय में आया हुआ है पीटर मुंडी, याद रखिएगा। ये ब्रिटिश व्यापारी था, कौन? पीटर मुंडी, जो कि मुगल बादशाह किसके कौन था? शाहजहां के समय में कौन आया था? पीटर मुंडी आया था। उसने अपने यात्रा वृतांत में 1630 से 32 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल का भी उल्लेख किया है। कौन किया है? पीटर मुंडी ने किया है। पीटर मुंडी किसके शासनकाल में गया था भारत? तो शाहजहां के समय में। और ये कौन था? ब्रिटिश व्यापारी था, बस इतना जान लीजिएगा। और ये यात्रा जो वृतांत लिखा था उसमें 1630 से 32 ईस्वी में भीषण अकाल जो है अकाल का भी उल्लेख किया है। अब प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया? देखिए प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया, एक दुर्ग जो है डचों ने दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम गुलदस्ता बुश था, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये बताइए पुर्तगाली ने भी किया है, दुर्ग का निर्माण करवाया है प्रथम, याद रखिए। तो पुर्तगाली ने करवाया, उसका नाम क्या है? तो ये कोचीन ने करवाया था। तो याद रखिए कोचीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पूर्वी विश्व के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने वर्ष 1503 में कोच्चि में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की, मतलब बंदरगाह का कहिए क्या स्थापना किया। कहाँ? कोच्चि में। किस वर्ष? 1503 में। कौन किया? पुर्तगालियों ने किया। क्यों किया? क्योंकि काली मिर्च और मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से ये काम किया था, ठीक है। अब देखिए भारत में किसी दुर्ग का निर्माण करने वाले पुर्तगाली, मतलब किसी दुर्ग का निर्माण करने वाले पुर्तगाली पहले यूरोपी थे, मतलब जो पुर्तगाली थे वो पहले यूरोपी थे। उन्होंने कन्नूर और कोचीन में एक कारखाना भी जो है स्थापना किया था, एक कारखाने का भी स्थापना किया था। और भी क्या बन सकते हैं? देखिए काली मिर्च और मसालों के व्यापार का एकाधिकार किसके पास था? पुर्तगालियों के पास था। ये जो है किस वर्ष जो है कोचीन में पहला दुर्ग बनाया? कोचीन में पहला दुर्ग 1503 ईस्वी में पहला दुर्ग की स्थापना किया था कोचीन में। कौन? पुर्तगाल ने। भारत में किस दुर्ग का निर्माण करने वाला पुर्तगाली पहले यूरोपी थे? याद रखिए दुर्ग का निर्माण करने में उन्होंने कन्नूर और कोचीन में एक कारखाना का भी स्थापना किया था। चलिए 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो ऑप्शन नंबर बी जॉब चारनॉक है। कौन है? चारनॉक जी हैं, याद रखिए। तो जॉब चारनॉक जी हैं, याद रखिए संस्थापक हैं। कलकत्ता का संस्थापक किन्हें माना जाता है? जॉब चारनॉक को। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जॉब चारनॉक नाम है, ठीक है। चारनॉक भी बोल सकते हैं, चरनॉक भी बोल सकते हैं। तो जॉब चारनॉक नामक अंग्रेज को कलकत्ता शहर का जो है संस्थापक माना जाता है, ठीक है। कलकत्ता का इतिहास काफ़ी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता मतलब बंगाल जुड़ा हुआ है। यहाँ यह कंपनी वर्ष याद रखिएगा 1690 ईस्वी में आई थी और इसे अंग्रेज़ों ने 1772 में अपना राजधानी बना लिया था, ठीक है। तो एक कंपनी आई थी कलकत्ता में, मतलब बंगाल में 1690 में आई थी, याद रखिएगा, जो कि अंग्रेज ने 1772 में अपना जो है आधिपत्य कर लिया था, इसे राजधानी भी बना लिया था कलकत्ता को। बस इतना जान लीजिए। 17वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे।
निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? सोच रहे हैं प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, बता सकते हैं तो ऑप्शन नंबर बी मद्रास। जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे मद्रास वो सही लगाएंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्या जानकारी है कि आधुनिक भारत में पहला नगर निगम जो है किस ईस्वी में हुआ? तो 1688 में हुआ था, स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास। मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। तो मद्रास के कौन से? पूर्वी प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? पहला नगर निगम की स्थापना हुई थी। कहाँ? भारत में। मतलब आधुनिक भारत में प्रथम जो है कहिए या पहला कहिए नगर निगम की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो 1688 में, मतलब 1688 ईस्वी में। कहाँ? मद्रास में। मद्रास के कौन से क्षेत्र में, कौन से शहर में? तो पूर्वी प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित हुआ था। क्लियर हो गया। चलिएगा 18वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किससे, मतलब निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसी भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किसे हुआ था पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? बताएंगे इस ऑप्शन के हिसाब से तो हम बताएंगे लिवेंट कंपनी को सबसे पहले अधिकार मिला था, मतलब अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था, पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 18वां प्रश्न के बारे में जान लीजिए। तो लिवेंट कंपनी को याद रखिएगा 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हो गया था। तो कब हुआ था? 1593 ईस्वी में। किस मार्ग से करता था? स्थल मार्ग से करता था, पानी मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से करता था। कौन कंपनी थी? लिवेंट कंपनी थी। भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त था। अब आप जो देख रहे हैं 31 दिसंबर 1600, तो ये तो हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लंदन में स्थापना की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त जो है किया था। ये देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बताते हैं? ये तो आप जान गए कि 1593 में हम जान गए, लेकिन 31 दिसंबर जो है 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या की कि एक समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। कौन की थी? एलिजाबेथ प्रथम ने की थी। और 31 दिसंबर 1600 में और लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी। अब उसी में क्या है कि एलिजाबेथ ने क्या की कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया या इंडीज बोला जाता है, ईस्ट इंडीज को क्या किया गया कि समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त प्रदान हुआ। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? पूंजी कंपनी बताइएगा। पूंजी मतलब पैसा। तो संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी डचों ने शुरू की थी। ये कौन किया था? डचों ने शुरू किया था। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। जो कि सोच रहे हैं संयुक्त पूंजी कंपनी थी, जो कि आप देख रहे हैं कि लंदन में स्थापित हुआ था 1600 में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी। और इसी का जो आप देख रहे हैं जो ये फुल फॉर्म एकदम इतना लंबा यही था, जो कि अधिकार जो है पत्र प्राप्त हुआ था, है ना, इसी के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जो कि महारानी एलिजाबेथ देती थी। ठीक है, तो इसी में संयुक्त था, मिला हुआ था। देखिए इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में, और डच के द्वारा हुआ था। और संयुक्त पूंजी की शुरुआत कौन किया था? डच ने ही शुरू किया था, जो कि 1600 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। याद रखिए। चलिए आगे चलें। 20वां प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने
अड्डा बनाया था। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो है किसने अड्डा बनाया था? तो वो बनाने वाला और कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने बनाया था। कौन बनाया था? पुर्तगाली ने ही बनाया था। सोचिए, लूटपाट के लिए। अब इसमें चलिए इसकी जानकारी अगर दे दें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है कि पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए हुगली को अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सोचिए, लूटपाट के लिए अड्डे का इस्तेमाल किया था। कौन किया था? पुर्तगाल ने किया था। बस यही सवाल है। आप इस सवाल को समझे होंगे तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और ये समझ जाइए कि ये जो आप देख रहे हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं, ये अधिकार पत्र इसी के माध्यम से दिया जाता था। कौन देती थी? महारानी एलिजाबेथ देती थी। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा समझिए फुल फॉर्म है ये। समझ गए? यही बताना था। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का आ रहा है जो कि 7वां अध्याय। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 22, मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यही पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम का, ये पढ़ना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बताइएगा कौन था वो? तो ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खां था। ये तो अच्छे से जानते हैं आप। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसी बुक से जानकारी लेते हैं। इसमें देखिए मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी बताने की। डिटेल बताते हैं। तो देखिए, बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां। तो देखिए, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त भी किया गया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां पढ़े थे। और एक क्वेश्चन तो ये बन गया जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। तो दोनों याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जो कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था तो मुर्शिद कुली खां, और स्वतंत्र बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन बना? मुर्शिद कुली खां। याद हुआ? इनसे अपनी राजधानी को ढाका से, मतलब इसने, कौन? मुर्शिद कुली खां ने, ठीक है ना। मुर्शिद कुली खां ने क्या किया कि अपनी राजधानी को मतलब को ढाका से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद स्थानांतरण कर दिया। कहाँ से? ढाका से। ढाका से कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ गया? स्थानांतरित कर दिया। तो कौन किया? मुर्शिद कुली खां किया। ठीक है। और सवाल क्या बन सकता है? तो मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में, देखिए स्पष्ट रूप से फर्रुखशियार बोला जाता है, फर्रुखशियार द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया। मतलब सूबेदार, मतलब अंतिम गवर्नर को सूबेदार के नाम से भी जाना जाता है। तो मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम कब? 1717 ईस्वी में फर्रुखशियार द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ये फर्रुखशियार द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया। किसको? तो मुर्शिद कुली खां को। कब किया गया? 1717 में। कौन किया? फर्रुखशियार। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद या किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? तो हम अच्छे से जानते हैं कि प्लासी के युद्ध से ये जो है ब्रिटिश शासन सत्ते में आ गया था। नहीं, कब्जा कर लिया था। एक तरह से प्लासी का युद्ध होना अंग्रेज के लिए भाग्य खुल गया और इंडिया के लिए समझिए पनौती हो गया था। तो चलिए जानकारी देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा आपको। कैसे? देखिए, आगे तो सबसे पहले सवाल बनता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। और ये देखिए एनसीईआरटी का बुक है तो करेक्ट आंसर इसी को मानेंगे, प्लासी का युद्ध का डेट। तो आपसे ये पूछेगा कि 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। अब चलिए प्लासी का युद्ध तो जान गए, डेट जान गए, अब डिटेल जानते हैं। तो प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ कहिए, आरंभ कहिए, शुरुआत मान कहिए, किसके लिए? तो ब्रिटिश के लिए, मतलब अंग्रेज के लिए समझिए एक शासन करने का दरवाजा कहिए खुल गया था। कौन सा युद्ध के कारण? प्लासी के युद्ध के कारण। 23 जून 1757 में जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश के लिए समझिए भाग खुल गया था। यह युद्ध जो है बंगाल के तत्कालीन
नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। तो आगे तो सवाल बनता है क्या, बंगाल के नवाब कौन है, सिराजुद्दौला, और अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था, 23 जून 1757 में हुआ था। और ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की युद्ध हुआ था, वो किस युद्ध के नाम से जानते हैं, प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, मतलब सिराजुद्दौला जो है, बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला है वो हार गया था बेचारा, और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। ठीक है, जो कि इसलिए कहा गया कि अंग्रेजों का विजय हो गया। और विजय के लिए समझिए कि कब्जा, इंडिया पे कब्जा शुरू हो गया अंग्रेजों का, जो कि रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। ठीक है, तो इस युद्ध अंग्रेजों की विजय हुई और उनका बंगाल पर अधिकार हो गया। ठीक है, ये भी जान गए। इस विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक वाणिज्य अधिकार प्राप्त हुए। वाणिज्य अधिकार मतलब कई क्षेत्रों में वो वाणिज्य, मतलब व्यापार करने का क्षेत्र बहुत सारा खुल गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये युद्ध होना, प्लासी का युद्ध होना, मतलब समझिए ईस्ट इंडिया का भाग्य खुल गया, ईस्ट इंडिया कब्जा करना शुरू कर दिया, है ना, ये समझ जाइए। एक तरह से बंगाल पर तो पूरा कब्जा कर लिया ना नवाब सिराजुद्दौला को हरा कर, है ना। जिनसे अर्जित किए गए लाभों से उसकी जो है सैन्य राजनीतिक शक्ति में जो है निरंतर वृद्धि हुई और भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार किया। समझ रहे हैं, ये प्लासी का युद्ध होना भारत के लिए, मैंने बोल रहा था ना, भारत के लिए बहुत बुरा था। क्यों, क्योंकि ये तो बंगाल ही तक था ना। अब जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद ये व्यापार क्षेत्र बढ़ गया, बंगाल में हर जगह व्यापार, मतलब बंगाल को तो एक तरह से कब्जा कर लिया। चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। सोचिए, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, वो कहा गया ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ ही जाएगा, क्यों नहीं कहेगा भाई नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, प्लासी का युद्ध का मेन मतलब लीडर हो गया, जिता दिया, तो भाई स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। लेकिन इंडिया वालों के लिए सही तो नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, अब रॉबर्ट क्लाइव का आगे डेट याद रखिए। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव का डेट क्या था, तो 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 ईस्वी तक इसका जो है सत्ता रहा। किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। तो याद रखिएगा 1757 में इसलिए रहा क्योंकि ये प्लासी का युद्ध था, लड़ था, तो ये तो मेन भूमिका में था। लेकिन अब शासन कब से कब तक रहा, तो देखिए दो भाग में किया है। जैसे देखिए 1757 से लेके 1760 तक शासन किया, फिर उसके बाद क्या किया है कि 1765 से लेके 1767 तक शासन किया है। समझ गए, तो ऐसे वो उसका रॉबर्ट क्लाइव का शासन सत्ता रहा है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। और ये सवाल पूछता है, क्या पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। और ये हमेशा लिख के ले लीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव का डेट याद रखिएगा, 1757 से 1766, फिर 75 से 1767 तक। ऐसे पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर बताइए कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, बंगाल का है, इंडिया का नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिए। इसने, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। तो ये भी सवाल बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में कौन सा शासन लागू किया था, द्वैध शासन लागू किया था। कब किया था, समय उसका द्वैध शासन का, तो 1765 से लेकर 1772 की बात करता है। 72 में द्वैध शासन लागू हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कौन सी जो है शासन लगाई, द्वैध शासन लागू की। ठीक है, कहाँ लागू की, बंगाल में किया था। रॉबर्ट क्लाइव पूरा इंडिया में नहीं किया था, ये द्वैध शासन बंगाल में किया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 5 ऑप्शन वाले ध्यान रखेंगे, इनमें से बहुत सारा सवाल आता है कि कंफ्यूज कर देता है। तो बंगाल में किया था। जिसे जिसने वारेन हेस्टिंग जो द्वैध शासन जो लाया था रॉबर्ट क्लाइव, उसे क्या करेगा देखिएगा। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। मतलब वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। कब किया था, 1772 ईस्वी में। तो ये सवाल पूछता है कि द्वैध शासन को लाया बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव ने। और वारेन हेस्टिंग ने 1772 में क्या समाप्त कर दिया, द्वैध शासन, याद रखिएगा।
अब चलते हैं आगे। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है। समझ गए? हेवन बोर्न जनरल। समझ गए? तो आपसे पूछता है ये कि रॉबर्ट को, जो आप पढ़े रॉबर्ट क्लाइव को जो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है, वो व्यक्ति कौन है? कहने वाला कौन है? तो विलियम पिट है। विलियम पिट ने कहा था। तो इससे सवाल तो क्लियर हो गए, अब तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए, चौथा प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए, बक्सर का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर था। ठीक है, मीर जाफर था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में कौन था? सिराजुद्दौला था, जो कि आप ये ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, ये प्लासी का युद्ध में था। और बक्सर के युद्ध में मीर जाफर। देखिएगा, मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, ये आप जान लीजिए। ये तो क्लियर हो गए। अब देखिए बक्सर का युद्ध, अब बक्सर का युद्ध जैसे ही शब्द आया तो डेट याद रखिए, तो 22 अक्टूबर 1764 है। तो जैसे ही पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में, पूरा डेट अगर पूछे तो बताइएगा 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब चलिए अब जानकारी लेते हैं। सवाल 3 याद रखिएगा, मीर जाफर बक्सर का युद्ध के समय में था, पर कहाँ का था? बंगाल का नवाब था। ये ज़रूर ध्यान रखिए, ये पूछता है कि मीर जाफर कहाँ का था? बंगाल का नवाब था। अब चलिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। अब देखिए, मुगल के लोग थे, नवाब तो थे ही, आप जानबे करते हैं, और हेक्टर मुनरो था। देखिए, बक्सर का युद्ध का ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो। ये पूछता है कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। और इधर से कौन था? मुगल और नवाबों की सेना के मध्य जो है लड़ा गया। अब चलिए बताते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब देखिए शुजा-उद-दौला। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर जो देख रहे थे सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला, दोनों अलग अलग हैं। ये बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे जो कि प्लासी के युद्ध में लड़े थे। ठीक है, लेकिन नवाब शुजा-उद-दौला थे अवध के, मतलब लखनऊ के थे। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तलब्बी शाह आ जाए, मतलब दंती शाह आ जाए, तो आप समझिएगा कि ये हैं बंगाल के नवाब, और दंती शाह आ जाए तो आप समझिए ये हैं अवध के नवाब, मतलब लखनऊ के नवाब। क्लियर हो गए? तो अब चलिए जो सवाल अब समझने की कोशिश करिए। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला नहीं, शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। और बक्सर युद्ध के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। अब देखिए, दोनों में अंतर है। प्लासी का युद्ध में हुआ था कि बंगाल को पूरा कब्जा कर लिया था, मतलब बंगाल में समझिए कि कब्जा हो गया था प्लासी का युद्ध में। अब बक्सर का युद्ध में क्या होगा कि पूरे इंडिया पे ही कब्जा कर लेगा, समझ जाइए। अब सोचिए, तीन नवाब को हरा देगा अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, और एक तरफ मुगल के लोग हैं, एक तरफ आपका बंगाल का नवाब है, एक तरफ अवध का नवाब है, और तीनों को हरा देगा तो समझिए पूरा इंडिया को तो कब्जा कर लिया। तो बक्सर का युद्ध समझिए और भी खतरनाक था, और अंग्रेज के लिए और भी दरवाज़ा खुल गए पूरा कब्जा का। समझ गए? ठीक है, अब सवाल समझ गए। तो आपसे पूछेगा कि बक्सर का युद्ध में कौन जीता? तो अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था। और कौन सा युद्ध लड़ा? तो बक्सर के युद्ध। कब लड़ा? तो 22 अक्टूबर 1764 में। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। क्या होगा बता देते हैं, क्या कि हमें भी बोलते बोलते मैंने बताना भूल गया था कि ये जो आप देख रहे हैं मीर जाफर,
मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, क्योंकि मीर कासिम से तो युद्ध ही लड़ रहा था ना। तो ये जो अंग्रेज लोग थे बहुत तेज थे, मीर कासिम को हटा दिए और मीर जाफर को बैठा दिए थे, जो कि आगे चल के मीर जाफर को भी धोखा देंगे। समझ गए? आगे चल के चलिएगा आज बताते हैं कैसे। तो आप ये जान लीजिए कि हेक्टर मुनरो जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो लड़ रहा था बक्सर का युद्ध, उसमें हेक्टर मुनरो एक तरफ था और 3 जो थे अलग अलग थे। जैसे कि मुगल के जो नवाब थे, बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय लड़ रहे थे एक तरफ से, बंगाल के नवाब मीर कासिम एक तरफ लड़ रहे थे, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला लड़ रहे थे। ये तीनों मिलकर एक तरफ से लड़ रहे थे, हेक्टर मुनरो एक तरफ से। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अंग्रेज जीत गया था और ये हार गए थे। हारने का वजह तो आप सब जानते हैं कि धोखाधड़ी होता है, छल कपट होते हैं। चलिए, जो सवाल बनना था बन गया, आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए, सही सुमेलित की बात अगर करें, बांडी भाषा का युद्ध जो देख रहे हैं आप, ये जो है आंसर यही सही है, बांडी भाषा का युद्ध। ठीक है, बांडी भाषा का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लड़ रही थी, फ्रांसीसियों के विरुद्ध। उसी को बांडी भाषा का युद्ध भी कहते हैं। और आगे चलिए अब बताते हैं, ज़्यादा जानकारी देते हैं। चिलियावाला का युद्ध, वाला का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1849 में हुआ था। ये किसके किस बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था। ये पूछता है कि अंग्रेज और सिखों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1849 में हुआ था। और उस युद्ध का नाम क्या था? तो चिलियावाला का युद्ध नाम है। क्या नाम है? चिलियावाला का युद्ध नाम। अब देखिए, खुर्जा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो निजाम और मराठों के मध्य हुआ था। तो निजाम और मराठों के मध्य जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? खुर्जा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। याद हो गया। अब देखिए, बांडी भाषा के युद्ध पढ़े थे, तो बांडी भाषा के युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था। तो ये पूछता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो बांडी भाषा का युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ। तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में, अच्छा मतलब 1760 में। तो किसके बीच हुई? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुई। कौन सा युद्ध हुआ? बांडी भाषा का युद्ध। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने दोहराया इसे। बक्सर का युद्ध देखिए, तो बक्सर का युद्ध तो अभी पढ़े, 22 अक्टूबर 1764। तो 22 अक्टूबर जो है 1764, याद रखिएगा। तो 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बंगाल के नवाब मीर कासिम अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो कैप्टन हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ हुआ था। ये मेन लीडर है मीर कासिम, याद रखिएगा। और भी है, मुगल का जो है शाह आलम द्वितीय है, ठीक है। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला जी हैं, वो सब मिलकर लड़े थे हेक्टर मुनरो से बक्सर का युद्ध में। और ये बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूरे भारत में व्यापार का मार्ग खोल दिया था। और प्लासी का युद्ध क्या हुआ था? बंगाल में खोल दिया था व्यापार का मार्ग। समझ गए? सही। देखते हैं 6ठे प्रश्न। सिराजुद्दौला है, सुराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला ने 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? सोचिए, सिराजुद्दौला जो थे वो 1756 में क्या किए कि अंग्रेजों को हरा दिए थे। ठीक है, 56 में हरा दिए थे, हरा कर क्या किए थे? कब्जा कर लिए थे। ठीक है, कौन से शहर पे किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता पे, क्योंकि बंगाल में ही नवाब थे तो किसको कब्जा करना था? कलकत्ता मुख्य था, कलकत्ता को कब्जा कर लिए थे। ठीक है, ये जान गया। अब चलिए जानकारी लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि सिराजुद्दौला ने क्या किए कि 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर जो है अधिकार कर लिया था, मतलब अधिकार कर लिया या कर लिए, तथा कलकत्ता का नाम बदलकर, मतलब सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता जीता 1756 ईस्वी में, तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अली नगर रखा गया। किसका नाम? कलकत्ता का नाम। ये जान लीजिए। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के प्रबंधन जो होते हैं, प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी मणिक चंद्र को सौंपा था। किसे सौंपा था? मणिक चंद्र को। मणिक चंद्र को कौन सौंपा था अधिकार भाई?
कलकत्ता के जितने भी प्रबंध है देखने के लिए, तो सिराजुद्दौला ने कब जो है कलकत्ता पे कब्जा किया? 1756 में। कलकत्ता का नाम बदल के क्या रख दिया? अलीनगर रख दिया। क्लियर हो गए? चलिए अब सवाल और बनता है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल शब्द आप सुन रहे हैं तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। तो ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वह कौन था? कौन ऐसा व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति था जो कि ब्लैक होल के बारे में बताता है? तो वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी, हालवेल था। कौन था? हालवेल। तो हालवेल जी जो हैं वो बताए थे। चलिए अब जानकारी ले लेते हैं ब्लैक होल के बारे में। सवाल बनता है इससे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ब्लैक होल घटना का विवरण हालवेल नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी से प्राप्त होता है। तो हालवेल कौन था? सैन्य का अधिकारी था। किसका? अंग्रेज का। आप अच्छे से जानते हैं। ये घटना का विवरण कौन दिया? हालवेल ने। किसका, कौन सी घटना का विवरण दिया? ब्लैक होल का विवरण दिया। ठीक है। अब ब्लैक होल जो घटना है, मतलब यह घटना जो है, यह घटना मतलब ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो घटना है 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुई थी, ये जान लीजिए। तो कलकत्ता में कौन सी घटना हुई थी? ब्लैक होल की घटना हुई थी। कौन से डेट पे हुई थी? तो 20 जून 1756 में हुआ था। अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। इसे काल कोठरी मतलब ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। घटना विवरण कौन बताया? हालवेल ने बताया। ठीक है, मान लीजिए अंग्रेज अधिकारी था, एक सैनिक अधिकारी से प्राप्त हुआ था, और ये 20 जून जो है 1756 में कलकत्ता में हुई थी, जिसे हम काल कोठरी कहते हैं। अब इसके बारे में जान लीजिए। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में क्या हुआ था, मतलब 146 अंग्रेजों को कैदी बना लिया था, मतलब कैदी करके बंद कर दिया था उसी रूम में। 18 फीट लंबे 14 फीट और 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। समझ गए? कौन? सिराजुद्दौला ने, बंगाल का जो नवाब था। 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 ही लोग जो है जीवित निकले, मतलब 23 ही कैदी जो है जीवित निकला था 146 में। सोचिए, सब मर गया था। तो समझे? इसे ही काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, जो कि इस घटना के विवरण का जो है नामक जो है अंग्रेज अधिकारी से प्राप्त होता है, हालवेल नाम के। तो ब्लैक होल घटना हुई थी, और ब्लैक होल घटना का मेन नेता कहिए सिराजुद्दौला था, क्योंकि इतने कमरे में 146 आदमी को बंद कर देगा ना, तो सोचिए ना, 23 ही बच गया तो बड़ी बात है। हमको लगता है एक भी नहीं बचना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। तो काल कोठरी को ही ब्लैक होल कहते हैं। ये घटना कलकत्ता में हुई थी। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका में अपनी राजधानी कहाँ जो है स्थानांतरित किया? कहाँ किया था? तो हम जानते हैं मुर्शिदाबाद में कर दिया था, मुर्शिदाबाद ही रख दिया था। हम पढ़ चुके हैं ऊपर, इसी का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। अब देखिए, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित कर दिया। और देखिए, मुर्शिदाबाद को मकसूदाबाद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, मकसूदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, मुगल बादशाह फरुखशियार ही नाम है, मुगल बादशाह फरुखशियार ने उसे नासिर जंग की उपाधि से जो है विभूषित किया। जंग के नाम से जो है किसे बोला जाता है, मतलब ये उपाधि किसे मिला था नासिर जंग का? तो ये मिला था मुर्शिद कुली खां को। ठीक है, कौन दिया था? तो मुगल बादशाह फरुखशियार ने दिया था। ठीक है। अब देखिए, मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। यही पूछता भी है कि मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? टोडरमल कहा जाता है। ये भी सवाल बनता है कि टोडरमल जो है, दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। क्या उपाधि मिला था? तो नासिर जंग का उपाधि मिला था। कौन दिया था? तो फरुखशियार दिया था, जो कि मुगल बादशाह था। चलिए, 9वां प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? अब देखिए, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर दिया था मीर कासिम, तो कहाँ ले गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर आ गया था लेके। कहाँ गया था? मुंगेर लेके आ गया था मीर कासिम। 6ठा प्रश्न क्या है
कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित की थी। मतलब मुंगेर काहे ले गया जानते हैं? मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों ले गया था मीर कासिम? इसलिए क्योंकि अंग्रेज हस्तक्षेप ना करे, छेड़छाड़ ज़्यादा ना करे, इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसलिए। ठीक है, उसने वहाँ पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया तथा अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। मतलब यूरोपीय पद्धति से जो है शिक्षा दिया कि भाई यूरोपीय पद्धति से आप लोग सीखिए अस्त्र शस्त्र चलाना, ठीक है, युद्ध करना सीखिए, ठीक है। और जैसे ही मुंगेर हस्तांतरित किया, मतलब अपना राजधानी, तो वहाँ पे गोला बारूद के लिए कारखाना भी निर्माण कर दिया था। कौन? मीर कासिम। कौन किया था? मीर कासिम किया था। क्या चीज़ का? गोला बारूद का। कहाँ किया था? मुंगेर में। मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था? मुंगेर राजधानी ले गया था, वहीं पे बनाया था गोला बारूद, ठीक है, कारखाना स्थापित किया था। और यूरोपीय पद्धति से क्या सिखाता था? प्रशिक्षित करता था। किसको? सैनिकों को सिखाता था युद्ध करने के लिए, ठीक है। अब देखिए 1760 से 63 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। अब सोचिए, मतलब 1760 से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मतलब 1760 से 63 ईस्वी तक मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बना रहा। बस ज़्यादा नहीं बना, ठीक है 60 से 63 तक नहीं बना रहा, बंगाल का नवाब बना। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध में मीर जाफ़र कुछ भूमिका नहीं निभाया है, ये जान लीजिए। निभाया कौन रहा था? मीर कासिम। तीन ही व्यक्ति थे, मीर कासिम, अवध का नवाब और मुग़ल बादशाह, ठीक है, ये जान लीजिए। मुग़ल का बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, वो था। मीर कासिम को हटाकर क्या किया था अंग्रेज? मीर जाफ़र को बैठा दिया था, और मीर कासिम तो लड़ने में लग गया, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बनता भी है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि बांडीवासी के युद्ध जो है 1760 ईस्वी में बताइए किसके किसके बीच हुआ था। हम पढ़ चुके हैं ऊपर, है ना। तो हम क्या पढ़े थे तो बताएंगे। तो हम पढ़े थे कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। मतलब ब्रिटिश, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच ये लड़ाई हुई थी, आप जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, मतलब फ्रांस और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ थी। उसी युद्ध का बांडीवासा बोला जाता है, जिसमें फ्रेंच हार गए थे और ब्रिटिश जो है जीत गए थे। देखिए, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो है सर आयरकुट ने, ठीक है, मतलब कहने का मतलब अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? जब अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेज की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकुट, जबकि फ्रांस की सेना की तरफ से कौन कर रहा था पता है नेतृत्व? तो वो कर रहा था काउंट डी लाली ने कर रहा था, मतलब लाली कर रहा था। काउंट डी लाली फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था और आयरकुट जो था वो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। और इसके बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद वो है फ्रांस हार जाते हैं और इंग्लैंड जीत जाता है। 11वां प्रश्न, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैत शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब नीचे दिए गए कथनों पर, चलिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, देख लीजिए भाई। तो आप बताइए कि 18वीं सदी की बात हो रही है और कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी जो है पद्धति अपनाई। दोहरी पद्धति को ही द्वैत शासन कहा जाता है, या जानिए। इसके संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। लीजिए एकदम बीपीएससी जैसा हूबहू क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें जो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, जैसे कि केवल ए होगा, यही सही आंसर है, उपयुक्त में से सत्य है। कैसे? तो बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण रखना था, इसलिए द्वैत शासन लागू किया था। मतलब बंगाल पे जीत गया था ना एक तरह से। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें कब्जा कर लिया रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ही लाया था द्वैत शासन। इसलिए लाया था क्योंकि बंगाल पे क्या किया था कि जितने भी राजस्व है कंपनी, उसमें नियंत्रण रखे, कंट्रोल करे। हम चलाएं, अंग्रेज चलाए, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाए, ये था। समझ गए? इसी को कहते हैं द्वैत शासन को दोहरी पद्धति, जो कि ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं द्वैत शासन है क्या। देखिए, द्वैत शासन के अंतर्गत जो कि रॉबर्ट क्लाइव लाया था, आप जानते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद लाया था ना, जानते ही हैं आप, ठीक है। तो द्वैत शासन के अंतर्गत क्या होता है कि निजामत कहने का मतलब सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, ठीक है। द्वैत शासन के अंतर्गत क्या आता है कि निजामत का मतलब आगे जान लीजिए, सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन।
आंतरिक प्रशासन, ठीक है, फौजदारी न्याय, ठीक है, अन्य समस्त प्रशासन का अधिकार नवाबों को दिया गया, ठीक है, किसे दिया गया? नवाबों को। जबकि दीवानी मतलब राजस्व वसूली और दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी के पास थे। अब सोचिए, यही कारण था। द्वैध शासन का मतलब समझ गए? द्वैध शासन का मतलब था, रॉबर्ट क्लाइव जो सोचा कि जितने भी राजस्व वसूली की बात होगी, दीवानी न्याय की बात होगी, मतलब दीवानी का जो अधिकार है, जिसे राजस्व वसूली कहते हैं या दीवानी न्याय कहते हैं, इसका अधिकार जो है मैं रखूंगा। कौन रखेगा? द्वैध शासन में रॉबर्ट क्लाइव बोला कि कंपनी रखेगी। कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी। और सब जो भी है आप करिए, मतलब जैसे कि निजामत में सुरक्षा व्यवस्था आपका काम, किसका? नवाबों का काम। पुलिस प्रशासन आपका काम, मतलब आंतरिक प्रशासन आपका काम। फौजदारी न्याय आपका काम। अन्य समस्त प्रशासन अधिकार आपका काम। ये सब नवाब को दिया गया कि भाई ये सब काम आप संभालिए। बंगाल के जो नवाब थे उन्हें। तब बताइए गुस्सा आएगा नहीं कि मेन पैसा का तो खेल तुम ही ले लिया, तो हम इस सब करके क्या करेंगे? तो गुलामी हुए ना एक तरह से, तो ये हुआ। ठीक है, समझ गए? तो मेन राजस्व वसूली अपने पास रखा और सब अधिकार दे दिया नवाबों को। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में सिताब राज की नियुक्ति की। अब सोचिए, मतलब दीवानी कार्य के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? दीवानी कार्य के लिए, मतलब राजस्व वसूली के लिए क्या किया कि 2 उप दीवान बनाए। 2 उप दीवान जो कि बंगाल में अलग होंगे और बिहार में अलग होंगे। तो बंगाल में कौन था पता है? मोहम्मद रजा खां था, जो कि राजस्व वसूली करने के लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नियुक्त किया गया था। और बिहार में किसे नियुक्त किया गया था? सिताब राय को नियुक्त किया गया था। समझ गए? ठीक है, ये सब जो है अंग्रेज की तरफ से काम करने लगे थे। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। वसूली मतलब समझ रहे हैं, टैक्स। 12वां प्रश्न है कि वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो हम जानते हैं खासी जनजाति से संपर्क में आए थे। कौन? अंग्रेज आए थे। पर्वतीय जनजाति कौन था? खासी। ठीक है, इससे आए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सिलहट मतलब बंगाल में पड़ता है सिलहट से जयंतिया तथा गारो पहाड़ी, जो बोला जाता है गारो पहाड़ी के क्षेत्र को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया। परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आ गया। और जयंतिया, ये दोनों तो अंग्रेज से समझिए नहीं भिड़े, लेकिन खासी जनजाति जो था भिड़ गया अंग्रेज से। क्यों? अब अंग्रेज जो खासी जनजाति था उसके तरफ से कौन लड़ रहा था? तीरथ सिंह। तीरथ सिंह क्या हुआ कि विरोध कर दिया अंग्रेजों के प्रति। समझ गए? इसलिए अंग्रेज जो है इसे टारगेट कर लिए और यही संपर्क में आ गया भाई। इसीलिए खासी पर्वतीय जनजाति जो है संपर्क में आ गया अंग्रेज से। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। तीनों मिले थे, लेकिन खासी के तरफ से तीरथ सिंह जो है विरोध कर दिया था अंग्रेजों का, ये मानने से तैयार नहीं था। इसलिए देखिए, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के जो है उपयोग में सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या होगा बता सकते हैं तो बताइए। 13वां प्रश्न है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जल्दी शुरू करेंगे पंजाब और मैसूर का युद्ध। इसी तरह टॉपिक वाइज टॉपिक करके मैं छोड़ दूंगा, आप जब चाहें देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आप सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब ऑप्शन नंबर जो सी लगाएंगे वो सही कैसे लगाएंगे? तो देखिए आगे तो सबसे बड़ी बात कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ ये जान लीजिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ, ठीक है। आगे चलिए, आगे तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से अंत हो गया था तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध बताइए कब हुआ, मतलब द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ उसका अंत कैसे हुआ? तो हम जानते हैं ये जो आप देख रहे हैं
अनिर्णायक युद्ध रहा, मतलब ये क्लियर युद्ध नहीं रहा था, निर्णायक ही रहा था, बीच में ही अपने समाप्त हो गया, फिर बाद में हुआ तो तभी तो तृतीय हुआ। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो हुआ था, ब्रिटिश की हार हुई थी। सोचिए, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, सोच रहे हैं, देख लीजिए, ये तो क्लियर है, ये तो जान ही रहे हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, एक्सला चैपल जिसे शाह पेल बोला जाता है, संधि से अंत हो गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध। तृतीय युद्ध का अंत हुआ था पेरिस की संधि से अंत हो गया था। द्वितीय कर्नाटक जो है युद्ध हुआ था, अनिर्णायक युद्ध रहा था, क्लियर नहीं हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, वो था ब्रिटिश सेना की हार हो गई थी। सोचिए, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना हारा गया था। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था बताइएगा जो दीवानी प्रदान किया था? सिंपल सवाल, बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो वो था ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय ने की थी। और कौन करेगा? शाह आलम द्वितीय किया था। अब चलिए जानते हैं क्या बात है भाई, ऐसा क्या हुआ। तो देखिए, 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। मतलब एक फरमान हुआ था, कुछ हुआ था, ठीक है, फरमान द्वारा हुआ था कि मुगल बादशाह ने क्या किया, फरमान हुआ, अब हार गया था ना एक तरह से, ये भी तो शाह आलम द्वितीय जो बक्सर का युद्ध में था, है ना, तो ये जान लीजिए। आगे तो समझ गए कि फरमान द्वारा जो है मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। कौन दे दिया? शाह आलम द्वितीय ने। किसे? अंग्रेज को। कब दिया? 12 अगस्त 1765 को। फरमान द्वारा जो है लिख के दे दिया कि भाई जाइए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अस्थायी रूप से आपको दे दिया। ठीक है, कंपनी को दे दिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बना था, एक बार नहीं बना था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी का युद्ध का मेन भूमिका निभाया था, फिर बक्सर के युद्ध में था, जो कि बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय लड़ा था, जो कि 1764 में हुआ था। तो 1764 में जो लड़ा था उसमें हेक्टर मुनरो था, और उस समय सत्ता पे कौन था? तो 1765, मतलब 1700 जो आप देख रहे हैं 65, तो इसका शासन का कब तक रहा था? अंतिम तक 1767 तक रहा था, मतलब 67 तक रहा था। तो ये तो रहेगा ना उस समय जब बक्सर का युद्ध होगा। तो सोचिए, प्लासी का युद्ध में भी, बक्सर का युद्ध में भी था, लेकिन बक्सर के युद्ध में ये गवर्नर बन चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, बंगाल का गवर्नर। समझ गए? ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, उसमें बना हुआ था, बंगाल का गवर्नर बना हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लीजिए, 1803 में, मतलब 1803 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाह आलम द्वितीय के समय में ही कर लिया था। सोचिए, करेगा ही। रॉबर्ट क्लाइव जो शासन चालू किया था, बक्सर का युद्ध लड़ा था, तो गुस्सा तो ऐसे भी था अंग्रेज का, तो कब्जा कर लिया था। 15वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, मराठों ने ज़्यादा विरोध किया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, मराठों से संबंधित है, इसलिए तानाजी, शिवाजी, सब मराठा से संबंधित है ना। चलिए, वो सब तो बातें अलग बात है, लेकिन अंग्रेज से जो फाइट किए थे उनकी चर्चा करते हैं ज़्यादातर। चलिए, बाद में करेंगे। तो शिवाजी सब तो अपना औरंगजेब से लड़ रहे थे। आगे चलिए, देखिए, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं द्वारा किया गया था। सही बात है, मराठा बहुत ज़्यादा लड़े थे अंग्रेजों से। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, 3 गो तो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, सबसे बड़ी बात। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मतलब 3 तो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, मतलब अंग्रेज और मराठा के बीच 3 युद्ध हुआ था। 3 युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति थोड़ी कमजोर हुई, नहीं तो 3 तक तो हिला कर रख दिया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह खानी पड़ी। मुंह खानी पड़ी मतलब मुक्की खानी पड़ी, मतलब अपनी लैंग्वेज में अगर बोले तो अंग्रेज को मुंह तोड़ जवाब मिला। तो सलाइवा की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ था। देखिए,
अब देखिए ये सवाल कैसे बनता है, जैसे आप ऊपर पढ़े कर्नाटक, प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक, उसी तरह ये भी तो 3 हुआ आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें भी तो पूछेगा आपसे सवाल कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो किस संधि से अंत हुआ, तो सलाइवा की संधि से अंत हुआ। सलाइवा की संधि से अंत हुआ तो आप बताइए कि इस किसके किसके बीच लड़ा गया प्रथम, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मतलब अंग्रेज और मराठा के बीच लड़ा गया। सलाइवा की संधि हुई जिसमें क्या हुआ था कि मुक्की खानी पड़ गई थी अंग्रेज को, समझ गए। अब लीजिए बेली जली ने क्या किया, 1802 ईस्वी में अपनी एक सहायक संधि के जाल में जो है पेशवा को बांध दिया था। तो सबसे पहली बात कि बेली जली जो है कौन सी संधि लाया था, सहायक संधि लाया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पेशवाओं को कब बांधा, मतलब अपने जाल में कब फंसा लिया, सहायक संधि की मदद से, तो 1802 में। कौन, बेली जली ने, ठीक है। कौन सी संधि से आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम, तो सलाइवा की संधि से, ये जान लीजिए। देखिए 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, ने मराठाओं की जो है रही सही शक्ति को समाप्त ब्रिटिश सर्वोच्च की स्थापना किया। मतलब इसमें समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, देखिए हम बता देते हैं। इसमें सवाल पूछा कि 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया कि मराठों की जो है शक्ति को समाप्त कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए था, मराठों की रही सही शक्ति को, मतलब जो शक्ति था उसे समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति स्थापित हो गया था। कब किया था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था 1818 में, ऐसे याद रखेंगे। देखिए 16वां प्रश्न है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायाब जो है नायाब वजीर के संदर्भ में, हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। तो कथन जो है ना 1 और 2 दोनों सही है। कैसे, तो एक जो है राजा टिकैत राय जो थे नवाब के आशफउद्दौला के जो है अर्थ मंत्री थे, मतलब वित्त मंत्री थे। दूसरा प्रश्न है कि अवध के नवाबों के राज्य में समानता या नॉर्मल कहिए कपितय हिंदू जाति, कपितय मतलब समानता, जो कपितय जो लगभग मतलब मान के चलिए हिंदू जातियों के लोग को उच्च स्थान प्राप्त थे लगभग। कैसे, तो चलिए हम जानते हैं। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के दीवान कहिए, वित्त मंत्री कहिए, अर्थमंत्री थे, समझ जाइए। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारी की भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई, मतलब उच्च पदों पर नियुक्ति की गई थी हिंदू अधिकारियों को, ठीक है। अवध के नवाबों के समय, याद रखिएगा। अवध कहाँ, लखनऊ की बात हो रही है। उदाहरणतः मान लीजिए कि आसफउद्दौला के दीवान जो थे, जान रहे हैं, दीवान मतलब वित्त मंत्री, राजा टिकैत राय थे। वह राजा जो हैं झाऊलाल थे एक, ठीक है। नवाब जो है सफदर जंग के जो हैं प्रधानमंत्री थे, ठीक। और सेना नायक कौन था, तो याद रखिएगा राजा नवल राय जो थे, इन्हीं मतलब इस सब जो थे मतलब हिंदू जातियों के प्रतिनिधित्व थे। कौन थे, हिंदू जातियों के प्रतिनिधित्व थे और उसमें उच्च पद पे थे, याद रखिएगा। चलिए 17वां प्रश्न, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही जो है काला अनुक्रम कौन सा है, मतलब काल के हिसाब से बताना है, समय के हिसाब से बताना है, कला अनुक्रम कौन कौन सा है या कौन सा हुआ, बताइएगा। डेट के हिसाब से आपको बताना है, तो आपको डेट याद रखना होगा सबसे इम्पोर्टेंट। तो बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो दिख रहा होगा आपको, अंबर युद्ध, पलाशी युद्ध, बांडीवाशा युद्ध और बक्सर युद्ध हुआ। तो जो अंबर युद्ध देख रहे हैं ये अगस्त जो है कब हुआ था, चलिए इस पर हम क्यों बताएं, यहाँ देखिए बता रहे हैं। देखिए अंबर युद्ध हुआ था अगस्त 1749 ईस्वी में, जो कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं इसे, अंबर युद्ध को, याद रखिएगा। पलाशी युद्ध हुआ था जून 1757 में, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश सेनाओं के बीच हुआ था, ये जान लीजिए, ठीक है। आगे सवाल है बांडीवाशा के युद्ध हुआ था जनवरी 1760 में, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हो चुका था। और बक्सर युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 में, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, जो कि मीर कासिम बंगाल की तरफ से लड़ रहे थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध की तरफ से लड़ रहे थे, और शाह आलम, यहाँ पे देखिए तृतीय दे दिया है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे तृतीय नहीं था, द्वितीय थे, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का नाम देना, ठीक है, मतलब नाम लीजिएगा, शाह आलम द्वितीय का नाम लीजिएगा। तो शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह के तरफ से लड़ रहे थे और जो कि संयुक्त सेना थी, याद रखिएगा, एक तरफ ब्रिटिश सेना के बीच ये लड़ाई हो रहा था, तो याद रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ जाएगा, क्षेत्रीय राज्य और पंजाब और मैसूर के बीच। और मैं बता दूं कि इस युद्ध में जो हो रहा है वो तो आएगा ही, और ज्योग्राफी का आपका लगभग 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और इसी तरह जल्द से जल्द हम गवर्नर का भी ख़त्म कर देंगे और सब कुछ कर देंगे, आप टेंशन ना लेंगे, आपके एग्ज़ाम से पहले मैं क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो देख रहा हूँ कि क्या लाऊँ, तो ला दूँगा, ये भी 19 क्वेश्चन है, ला दूँगा नेक्स्ट वीडियो।